13 दिसंबर को 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार ने डीजीपी का पदभार ग्रहण किया। चर्चा होने लगी कि ये क्या करेंगे, विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करेंगे। जिस तरह से पुलिस विभाग छोड़ दीजिए, कोई भी विभाग देख लीजिए, मुझे प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियां जो नमक के दरोगा के किताब में लिखी गई थी, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। डीजीपी विनय कुमार ने पदभार ग्रहण किया बिहार में उस स्थिति में जहां पुलिस का काम पट्टी से नीचे उतर गया था। आम पब्लिक हेडक्वार्टर जाना छोड़ दिया, क्योंकि भट्टी साहब थे 1990 बैच के राविंदर सिंह भट्टी, लेकिन वो भी ईमानदार थे, कड़क थे और अपने रहते हुए वो किसी का चलने नहीं दिए पूरे बिहार में। मुख्यमंत्री का भी वो कम सुनते थे, सच मानिए, ये बात कोई मानेगा नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई है कि वो मुख्यमंत्री का भी सुनते नहीं थे। एक बार आईपीएस पदाधिकारी का ऑर्डर हो गया, मूवमेंट ऑर्डर, गत्यादेश, डीजीपी ने जारी करने में 48 घंटे लगा दिए। भट्टी साहब ने, वह नहीं चाहते थे कि गौरव मंगला का तबादला हो। गौरव मंगला के प्रति सहानुभूति थी, कार्यशैली बढ़िया है, लेकिन गौरव मंगला नवादा में एसपी थे तो अपने ही पदाधिकारी को हाजत में बंद कर दिया। देश का सिस्टम चुप बैठा रहा तो गौरव मंगला की कार्यशैली पर सवाल उठा। वैसे आईपीएस पदाधिकारी ठीक है, लेकिन अपना ही वर्दी में अब पदाधिकारी को अब हाजत में बंद कर दिए। तो डीजीपी के पदभार ग्रहण करने के 6 महीने के दिन पूरे हो गए। 6 महीना का उनका कार्यकाल पूरा हो गया। हमारा चैनल समीक्षा करता है, मैंने अखबार में भी खबर लिखी। 6 महीना और 3 दिन मान लीजिए उनको हो गया। आज 16 जून है, 2024 13 दिसंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। मैं लगातार पटना जाता रहा। कुंदन किशन की कार्यशैली अलग है, पंकज दरार साहब अपनी अलग काम कर रहे हैं, सीआईडी पारसनाथ साहब अपना अलग काम कर रहे हैं, सुनील कुमार स्पेशल ब्रांच में है वो अपना अलग काम कर रहे हैं, बच्चू सिंह मीना अपना अलग काम कर रहे हैं, कमल किशोर अपना अलग काम कर रहे हैं, और ट्रेनिंग में संजय सिंह, प्रीता वर्मा अपना अलग काम कर रही है। नायक साहब, उनको केंद्र प्रतिनियुक्ति हो गया, एमआर नायक भी अपना अलग काम कर रहे हैं। सब पदाधिकारी से मिलता रहा, जुलता रहा। सब ने कहा आम जनता दरबार जो लगता है डीजीपी का, एक गरीब आदमी को मैंने देखा फटा चिटा कपड़ा पहने हुए धीरे धीरे पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा। उससे लिखा है रजिस्टर पर, लिखे किससे मिलना का, डीजीपी के जनता दरबार जाना। उसके पास आवेदन भी नहीं था, छोटा सा बच्चा था। डीजीपी उससे लंबी देर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारा आवेदन क्या है, तुम्हारे साथ क्या घटना घटी है। वो काफ़ी देर तक डीजीपी उनकी बातों को सुने कि उनके साथ क्या घटना घटी है। उसके पास आवेदन नहीं था। वहाँ के एसपी को फ़ोन किया गया कि आवेदन लिख लीजिए और घटना घटी है उसकी जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई कीजिए। जनता दरबार में मैंने देखा महिला, लड़की, वृद्ध व्यक्ति बिहार पुलिस हेडक्वार्टर आ रहा है। जिस बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को सरदार पटेल भवन में पब्लिक आना छोड़ दी थी, पुलिस पदाधिकारी डर से डीजीपी के चैम्बर के बाहर खड़े रहते थे कि भट्टी के समय नियम था भाई, कितनों प्रभावशाली आईपीएस रहे, एक से एक आईपीएस पदाधिकारी है, वह भट्टी के ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। टाइम लीजिए पहले भट्टी साहब से, आप एडीजी हैं तो क्या भगवान थोड़ी है, बताइए। ऐसा नियम निकाल दिया भट्टी साहब ने। ऐसा तो देश के किसी जांच एजेंसी में कहीं कोई विभाग में नियम नहीं है कि अपने एडीजी को बाहर आप खड़ा कर दीजिएगा। इसको लेकर भट्टी साहब से नाराजगी रही। मुझे बड़े बड़े आईपीएस ने कहा कि ये आईपीएस बहुत मनमढ़ू है भाई, ये कोई नियम है कि अपने पदाधिकारी को जो 1 साल 2 साल आपसे जूनियर है उसको आप चैम्बर के बाहर खड़ा कर दीजिएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे सीनियर आईपीएस पदाधिकारी जो उनसे 1 साल 2 साल जूनियर होंगे वो चैम्बर के बाहर खड़े रहे। मालूम पड़ा कि आप समय लेकर आइए। अब डीजीपी विनय कुमार है, कुछ सिपाही को, दरोगा को, इंस्पेक्टर को जाना हो तो पूछना पड़ेगा। बाकी डीएसपी है, एसपी है, कोई भी है, दरवाज़ा खोलता है ऑर्डरली, ऐसे वो एसपी चैम्बर में घुस जाता है। मैं देखते रहता हूँ कि देखिए पंकज दरार साहब जा रहे हैं, कुंदन किशन एडीजी हेडक्वार्टर है, उसके लिए भी दरवाज़ा खुल जाता था। लेकिन भट्टी साहब के समय गंगवार साहब थे एडीजी हेडक्वार्टर, नहीं कोई दरवाज़ा खुलता था। तो विनय कुमार ने 6 महीने 3 दिन के कार्यकाल में सबसे बेहतर काम ये किया, आम जनता के विश्वास को जीतने में कहीं वह सफल दिखे मुझे। ये सच है। आज पुलिस हेडक्वार्टर में यदि 3 बजे से सुबह से लेकर रात में 10 बजे तक बिहार के अलग अलग जिले की जनता जा रही है डीजीपी से मिलने, तो डीजीपी में जरूर कोई मेरिट ऊपर वाले ने दिया होगा।
इनकी पत्नी की मुझे याद आती है, चित्रा जी की। एक बेटा बेटी दीपांशु गुड़िया दीदी है, दोनों को शादी कर दिए। डीजीपी की शिकायत नहीं है डीजीपी की। तो डीजीपी विनय कुमार की एक कार्यशैली जो धरातल से जुड़ी है, आम लोगों को प्रभावित करती है। एक शिकायत मुझे किया है बड़े बड़े पदाधिकारी ने, कहा कि डीजीपी विनय कुमार भी अपनी स्वजाति के लोगों से प्रभावित हैं, आप क्यों नहीं डीजीपी के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा कि आप तो बताइए कि ये डीजीपी के स्वजाति का है, डीजीपी अपने कार्यालय में तैनात करा लिए हैं, ये डीजीपी के स्वजाति का है, ये अपने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। मैं इनको जब से जानता हूं, जब ट्रेनिंग इन्होंने भागलपुर से शुरुआत की थी, एक सिपाही भी डीजीपी के पास अपनी स्वजाति का नहीं है। चुप है, अब तो किसी को कुछ बदनाम कर दिया, कुछ ही बोल दीजिएगा। पर्दे के पीछे बड़े बड़े पदाधिकारी का मानना है कि अपने स्वजाति के पदाधिकारी को ये प्रभावित करते हैं, उनको मदद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो आम जनता का डीजीपी है, सबका डीजीपी है, सबकी सुन रहे हैं। और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही, सार्जेंट मेजर मुंगेर से गया डीएसपी, बड़े बड़े पदाधिकारी पर एफआईआर हो रही है और वह जेल जा रहे हैं। तो इसमें डीजीपी विनय कुमार ईमानदार है, तब न कुछ इतने लोगों पर एफआईआर हो रही है, जेल जा रहे हैं। नहीं तो अभी मैं एक पदाधिकारी के खिलाफ खबर मैंने बना दिया। कहा अरे वाह, ये कैसे बना दिया खबर, ये कितना पुराना रिपोर्टर है, इसको उठाओ। उसको अपने पद का इतना अहंकार उस पदाधिकारी को है। मैंने एक पदाधिकारी को कहा कि तो कह रहा पत्रकार को उठाओ। एक पुलिस हेडक्वार्टर में एक पदाधिकारी को मैंने बताया, वो रुचि नहीं ले रहे थे। तो एक बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी के पदाधिकारी मेरे क्लोज में है। मैंने कहा कि सर देखिए, ये पदाधिकारी ऐसे ऐसे कर रहा है। कहा कि इस कलयुग में यदि न्याय कहीं भी है तो आने वाले दिनों में ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी, आप घबराइए मत। तो डीजीपी विनय कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और आम जनता से मिल रहे हैं। 6 महीना 3 दिन के इनके कार्यकाल की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। बिहार सरकार की छवि इससे सुधर रही है, आम जनता में बेहतर मैसेज जा रहा है, इसके सरकार को इसका फायदा भी दिखेगा। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। प्रेस ब्रीफिंग हमारे प्रभाग के जो प्रभागाध्यक्ष हैं विभिन्न प्रभागों के, उसके द्वारा विगत सप्ताह की गई है। एडीजी सीआईडी के द्वारा की गई थी, एडीजी हेडक्वार्टर के द्वारा भी की गई थी। आज यह समझा गया कि कोई विशेष प्रकार का यदि विषय है तो उस पर डीजीपी के स्तर से भी वार्ता की जाए। हाल के दिनों में हम लोगों ने एक बड़ी मुहिम चलाई है क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए। जो नए कानून बने हैं उसमें एक बड़ा ही प्रभावकारी प्रावधान लाया गया है। उसमें धारा 107 बीएनएसएस के तहत इसमें क्राइम प्रोसीड्स को जब्त करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है। यदि किसी केस के अनुसंधान के क्रम में आईओ को यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध के माध्यम से संपत्ति चल या अचल अर्जित की है, तो आईओ को यह पावर दिया गया है कि आईओ अपना एक प्रस्ताव तैयार करके संपत्ति को चिन्हित करके उसकी विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए और न्यायालय में उसमें भी ऑप्शन है, कोर्ट भी लिखा हुआ है, कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन भी लिखा हुआ है, ट्रायल कोर्ट यदि ट्रायल चल रहा है केस का, ट्रायल के स्टेज में है तो ट्रायल कोर्ट में भी दे सकता है। तो इसमें कई ऑप्शंस है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द केस। विभिन्न न्यायालयों में वो अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि क्राइम से अर्जित अपराध जनित संपत्ति जो उन्होंने चिन्हित किया है उसको अटैच करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। इसके पूर्व जो अपराध जनित संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई थी वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी नए कानून आने के पहले। उसमें आप जिला के स्तर पे चिन्हित करते थे संपत्ति को, फिर जिला स्टेट के लेवल पे आर्थिक अपराध इकाई को नोडल बनाया गया था। आर्थिक अपराध इकाई में प्रस्ताव आता था राज्य के विभिन्न जिलों से। आर्थिक अपराध इकाई फिर उसकी वेटिंग करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक केंद्रीय संस्था है वहाँ भेजती थी, और ईडी के स्तर से
जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में शेड्यूल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते थे उस पर कार्रवाई होती थी। तो इसमें टाइम भी अधिक लगता था, ईडी की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं। तो नए कानून में इसे व्यापकता प्रदान करने के लिए आईओ को सशक्त बनाया गया है कि आईओ अनुसंधान के क्रम में यदि पाते हैं कि किसी अपराधी के द्वारा अपराध के माध्यम से अकूत संपत्ति अचल संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको अटैच करने के लिए, और प्रक्रिया को भी काफी सरल रखा गया है कि वो प्रस्ताव न्यायालय में समर्पित करेंगे, न्यायालय नोटिस इशू करेगा, 14 दिन का समय देगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी अपराधी हैं उनको, कि आप न्यायालय में आकर जवाब दीजिए कि ये संपत्ति आपने कैसे अर्जित किया है। यदि 14 दिन के अंदर में जवाब नहीं आता है तो न्यायालय को एक्स पार्टी डिसीजन देने का भी प्रावधान किया गया है। न्यायालय एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय उसमें उनकी संपत्ति को पूर्ण करने के लिए आदेश करेगा। आदेश का क्रियान्वयन जिला पदाधिकारी के स्तर से होता है। न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी आदेश पारित करेंगे, उस संपत्ति को किस तरीके से निष्पादित करना है उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेंगे। यदि कोई विक्टिम आइडेंटिफाइड है, यदि अपराध से पीड़ित व्यक्ति यदि उसकी पहचान हो जाती है तो उस संपत्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर विक्टिम के बीच में वितरित कर देना है। यदि विक्टिम आइडेंटिफाइड नहीं है तो उस संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा कि राज्य सरकार में उस संपत्ति वेस्ट हो जाएगी। तो ये काफी व्यापक कानून का प्रावधान किया गया है धारा 107 बीएनएसएस में। दिसंबर माह से ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई। क्योंकि नया प्रावधान है इसलिए इस प्रावधान को मैच्योर होने में समय लगता है। दिसंबर में ही आदेश यहाँ से मानक संचालन प्रक्रिया हमारे स्तर से निर्गत की गई थी। सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप लोग अपराधियों को चिन्हित करें जिनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है अपराध के माध्यम से। सभी जिलों के द्वारा करीब 1000 से अधिक मामले चिन्हित किए गए और उसमें से काफ़ी सारे मामले, क्योंकि एक पदक्रम है, अनुसंधानकर्ता बढ़ाते हैं अपने सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ के माध्यम से एसपी तक जाता है मामला। फिर क्योंकि कानून में ही प्रावधान है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या एसपी के अनुमोदन के पश्चात अनुसंधानकर्ता न्यायालय में दायर करेंगे अपनी अर्जी। तो सबसे पहले तो आपको चिन्हित करना है, उनकी संपत्ति का पता लगाना है, जो अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद प्रस्ताव तैयार करके और जो पुलिस का पदक्रम निर्धारित है एसपी तक, उस पदक्रम में ऊर्ध्व पदक्रम में भेजना है। आईओ एसएचओ को लिखेगा, एसएचओ सर्किल इंस्पेक्टर एसडीपीओ एसपी को लिखेगा। एसपी के यहाँ एग्जामिन होकर के उसको अनुमोदित किया जाएगा। एसपी के अनुमोदन के पश्चात आईओ कोर्ट में उसको दाखिल करेगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के 6 महीने का कार्यकाल कई बेहतर और प्रशंसनीय कार्य किया। पुलिस मुख्यालय में बिहार के हर अलग अलग जिले से जनता अपनी शिकायत देकर पहुंचती है। डीजीपी साहब विनय कुमार की कार्यशैली से आम जनता दिख रही है प्रभावित। नए बीएनएसएस कानून को अपराधियों के खिलाफ हथियार बनाएगी बिहार पुलिस। अवैध कमाई जब्त कर पीड़ितों को मिलेगा न्याय। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दी कई महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार पुलिस अब अपराधियों की काली कमाई पर सीधी चोट करेगी। नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 107 के तहत अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने सोमवार को बताया कि अब डीएसपी स्तर के अधिकारी भी संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव न्यायालय को भेज सकेंगे। डीजीपी विनय
कुमार ने कहा कि BNSS के लागू होने से अब अपराधियों की अवैध कमाई जब्त करना आसान हो गया है। पहले यह कार्य प्रवर्तन निदेशालय ED के सहयोग से करना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल होती थी। अब तक राज्य के 1249 थानों में से 1172 चिन्हित अपराधियों की सूची बनाई गई है। इनमें से 239 मामलों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को प्रस्ताव मिले हैं, जबकि 188 मामलों में न्यायालय में जब्ती के प्रस्ताव दाखिल हो चुके हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट से मिलेगी त्वरित न्याय। DGP ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य न केवल अपराधियों को त्वरित सजा दिलाना है, बल्कि निर्दोषों को राहत और पीड़ितों को जल्द न्याय उपलब्ध कराना भी है। पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता। नए कानून के तहत जब्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा पीड़ित परिवारों की मदद में खर्च किया जाएगा। यह कदम न्याय को जनहित से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई तेज। DGP विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी रिश्वत की मांग करता है तो आम नागरिक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई, आर्थिक अपराध इकाई या सीधे पुलिस मुख्यालय से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी से 12 जून 2025 तक 12 पुलिस पदाधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इस अवधि में 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनमें से 15 को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। वहीं 66 पुलिसकर्मियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है।